जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग राजनीति सिद्धांत की आधारभूत समझ के अपने पाठ्यक्रम के खंड 3 में पहुंच चुके हैं और खंड 3 के आज 9वें इकाई की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व। ये स्पष्ट है कि आज हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व का क्या मूल्य होता है, क्या भूमिका होता है, इसके बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र से, जैसा कि आप पूर्व से ही परिचित हैं, कि लोकतंत्र मूलतः लोगों का तंत्र है, या यह एक ऐसा तंत्र है जिसके केंद्र बिंदु में लोग होते हैं, लोगों की इच्छाएं होती हैं, लोगों के आदर्श होते हैं, लोगों के मूल्य होते हैं और शासन इन्हीं इच्छाओं, आदर्शों, मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। लेकिन शासन में जो लोग होते हैं वो भी आम लोगों के मध्य से चुने जाते हैं, या शासन भी आम लोगों के द्वारा ही होता है। जैसा कि लोकतंत्र की एक बहुप्रचलित परिभाषा है कि यह जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो इस शासन का संपादन किसी अभिजात तंत्र, किसी कुलीन तंत्र या किसी राजा या उसके किसी उत्तराधिकारी के माध्यम से नहीं होता है। इसमें शासन आम जनता के द्वारा होता है या आम जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। लोकतंत्र मूलतः इस बात पर आधारित होता है कि वास्तव में सत्ता का या प्राधिकार का जो अंतिम स्रोत है वो जनता है, और जो भी शासन करता है वो अपनी शक्ति जनता से ही प्राप्त करता है। यानी सत्ता का अंतिम जो स्रोत है वो जनता ही है। जनता ही किसी को शासन करने के लिए नियुक्त करती है या उसे शासन करने का प्राधिकार देती है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में जो सरकार होती है वो दरअसल अपने आदेश हमेशा एक लोकतांत्रिक समाज या एक लोकतांत्रिक समुदाय से प्राप्त करती है, या अपने सभी कार्यों के निष्पादन के लिए या अपने सभी कार्यों को किए जाने के लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और जनता सरकार के कार्यों के निष्पादन पर हमेशा एक नियंत्रण रखने का प्रयास करती है, या एक समुदाय के पास इन सभी कार्यों पर एक नियंत्रण होता है और उसके निष्पादन और संचालन की देखरेख जो है वो जनता द्वारा किया जाता है। तो सरकार बनाने और किसी भी प्रकार के राज्य के निर्माण में लोकतंत्र में समाज के ही आदेशों का पालन किया जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज में समानता और बंधुत्व होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो लोकतांत्रिक समाज के लिए प्रत्येक नागरिक का स्वतंत्र होना, उसका समान होना तथा नागरिकों में परस्पर बंधुत्व की भावना होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना बंधुत्व के हम एक साझे लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकते, और जब तक साझे लक्ष्य का निर्धारण नहीं करेंगे, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार के लिए सभी के हितों को पूरा करना या जनता के आदर्शों, मूल्यों और उसके हितों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के मध्य परस्पर विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है, परस्पर बंधुत्व होना आवश्यक है, और
उनके स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकारों की सुरक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। और वास्तव में किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों की वास्तविक रक्षा एक लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से ही या एक लोकतांत्रिक राज्य में ही हो सकती है। अन्य किसी शासन में उतनी बेहतर प्रतिभूत या गारंटी नहीं मिलती है जितनी कि लोकतंत्र में मिलती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार ही सबसे ज्यादा उत्तरदायी सरकार हो सकती है, या एक लोकतांत्रिक सरकार ही सबसे जवाबदेह सरकार हो सकती है। और चूंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जनता प्रायः प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती है, या प्रत्यक्ष रूप से शासन करने में तमाम भौगोलिक दुश्वारियां हैं, इसलिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का इजाद किया गया। और जहां तक प्रतिनिधित्व के अर्थ का प्रश्न है, तो वास्तव में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र में ही जनता प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक निर्णय में शामिल ना होते हुए भी अपने हितों को पूरा करने में सक्षम होती है, और नीति निर्माण में नागरिकों की अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सीधी भूमिका होती है। तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण जगह है। इसके बाद उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, और उत्तरदायित्व के सिद्धांत में का जो मूल बात है वो ये है कि कोई भी सरकार अपने कार्य और व्यवहार में नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो और उनके हितों, उनके आदर्शों, उनके मांगों के प्रति समुचित रूप से अनुक्रियाशील हो। तो वास्तव में जनता के वास्तविक प्रतिनिधि के माध्यम से ही लोकतंत्र के एक समुचित लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगर प्रतिनिधि सही है या प्रतिनिधि का चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हुआ है, तो निश्चित ही जनता के हितों को सही समय से समुचित तरीके से पूरा किया जा सकेगा। लेकिन यदि प्रतिनिधि के चुनाव में पारदर्शिता प्रभावित होती है, निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो निश्चित ही लोकतंत्र भी अपने वास्तविक मूल्यों और आदर्शों को स्थापित नहीं कर पाएगा, और यह भी अपने पथ से विपथ गमित हो जाएगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में निर्वाचन व्यवस्था या निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में। और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने में निर्वाचन व्यवस्था की या निर्वाचन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसी से यह निश्चित होता है कि एक सरकार अपने प्रतिनिधियों को उनके उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालन में किस तरह से क्रियान्वित करती है। और एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं और इनके निष्पादन के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्त की जाती है, जो उनको सौंपे गए कार्यों को पूरा करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि ही यह निर्णय लेते हैं कि नागरिकों को क्या करना है
क्या नहीं करना है, और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने या पालन करने के लिए नागरिकों पर वे दबाव भी डाल सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधियों को या जनता के प्रतिनिधियों को बल प्रयोग का अधिकार क्यों दे दिया जाता है, दंड देने का अधिकार क्यों दे दिया जाता है, और इसका औचित्य क्या है? क्या प्रतिनिधि को दंड देने का या प्रतिनिधि को बल प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए? तो इसको इस आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराया जाता है कि वास्तव में समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, समाज के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों को, समाज में शासन को विरूपित करने वाले तत्वों को दंडित किया जाए और उनको समाज से या मुख्यधारा से बाहर किया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि जनता के दीर्घकालिक हितों को पूरा करना है तो व्यवस्था पर संकट पैदा करने वालों को लिए निश्चित ही कठोर कार्रवाई करनी होगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र या प्रातिनिधिक लोकतंत्र में ही जनता के मूल्यों को सहेजा जा सकता है या उनके मूल्यों, उनके आदर्शों, उनके हितों को प्राप्त किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? तो मूलतः लोकतंत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा शासन। तो लोकतंत्र को दो प्रकार को हम जानते हैं या वो प्रचलित है। इसमें एक प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता सीधे जो है शासन व्यवस्था में सम्मिलित होती है, और इसका विकास हमें एथेंस के नगर राज्य में देखने को मिलता है, जो प्राचीन काल में हुआ। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक बिना किसी मध्यस्थ के चुने जाते हैं, या फिर अधिकारियों का चयन भी सीधे ही किया जाता है, जो सार्वजनिक निर्णय लेने में भागीदारी करते हैं अथवा निर्णय में शामिल होते हैं। अतः प्रत्यक्ष या सीधे लोकतंत्र में सरकार और शासित लोगों के बीच दूरी नहीं होती है, तथा राज्य और नागरिक समाज के मध्य में भी सीधा संबंध होता है। इसको सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे भी जाना जाता है, या स्वयं सरकार के तौर पे भी जाना जाता है। और दूसरे प्रकार का जो लोकतंत्र है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, जिसकी चर्चा अभी हमने करी। इस राजनीतिक व्यवस्था में या इस प्रातिनिधिक लोकतंत्र में मध्यस्थ राजनीतिक अभिकर्ता तथा व्यक्ति के बीच होती है, मध्यस्थता होती है। यहाँ एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति या लोगों के समूह को निर्वाचित किया जाता है, और उस व्यक्ति या समूह को नागरिकों के समूह की ओर से कार्य निष्पादन करने होते हैं, जिन्होंने उनका चयन किया है अथवा उनको सरकार के संचालन के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो अगर अब प्रतिनिधित्व को विस्तार से समझा जाए और लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व की भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाए, तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकारें होती हैं वो प्रतिनिधियों से निर्मित होती हैं, क्योंकि उनको चुना जाता है। और यदि चुनाव स्वतंत्रता पूर्वक लड़ा गया है, और यदि भागीदारी व्यापक रूप से रही है, और नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठाते हैं, तो इस स्थिति में जो भी सरकार बनेगी या उसके जो कार्य होंगे वो निश्चित ही लोगों के हितों को बढ़ावा देने वाले होंगे और लोगों के हितों के लिए होंगे। तो
जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहिए या जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहिए, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्त नागरिकों या उनके कोई समूह सरकार पर राजनीतिक शक्ति और प्रभाव रखते हैं। उनकी स्वयं की अनुमति से यह प्रभाव उनमें से कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका पालन संपूर्ण समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व हुआ है उसके लिए अनिवार्य है। इसी प्रकार से प्रतिनिधित्व वाली जो सरकार होती है, प्रतिनिधिक सरकारें होती हैं, के संबंध में यह माना जाता है कि यह सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या अधिकतर लोगों का के प्रतिनिधित्व करता सरकार में शामिल होते हैं। जैसा कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हो सकता है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सभी लोगों ने किसी विशेष सरकार को वोट न दिया हो, लेकिन सरकार को सभी के हितों के बारे में सोचना पड़ता है और सबके, चाहे वो अल्पसंख्यक हों चाहे वो बहुसंख्यक हों, सबके हितों में कार्य करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र या उदार लोकतंत्र की जो पूरी अवधारणात्मक संरचना है वो मूलतः 5 आवश्यक सिद्धांतों पर वो निर्धारित होता है। उनमें 5 सिद्धांत अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है संप्रभुता का लोकप्रिय सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि जो शासन होगा, शासन का जो स्रोत होगा, सत्ता का जो स्रोत होगा, शक्ति का जो स्रोत होगा, वो लोगों के पास होगा, वो लोगों में निहित होगा। मतलब शासन में शक्ति का अंतिम स्रोत लोग होते हैं, यानी शासन लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। लोगों के हितों के विरुद्ध शासन का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो सरकारें बदली जा सकती हैं, सरकारों को सत्ता से हटाया जा सकता है और उनकी जगह दूसरे लोगों को बैठाया जा सकता है। तो इस तरीके से एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो पहला सिद्धांत है वो है संप्रभुता का लोकप्रिय सिद्धांत। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रभुता लोगों के पास होती है, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है प्रतिनियुक्ति का सिद्धांत। और प्रतिनियुक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि वास्तव में जो प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो लोगों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वो लोगों की शक्ति का प्रयोग उनके बिहाफ पे करते हैं, उनके आधार पर करते हैं, उनके निर्देशन में करते हैं। यानी शक्ति का अंतिम स्रोत तो जनता है, लेकिन जनता ये शक्ति अपने प्रतिनिधियों को देती है ताकि वो जनता के हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सके। इसे प्रतिनियुक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। अब जो तीसरा सिद्धांत है वो है लोकप्रिय सहमति का सिद्धांत। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रक्रिया में जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें लोगों की सहमति का होना आवश्यक है। यानी कोई प्रतिनिधि ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जिसमें लोगों की सहमति ना हो, जो लोगों के हितों को बढ़ावा देने वाला ना हो या जो लोगों की इच्छाओं के विपरीत हो। क्योंकि सामयिक चुनावों के माध्यम से लोग अपने निर्णय या सामयिक चुनावों के माध्यम से लोग जो है प्रतिनिधि सरकारों को चुनते हैं, अपना निर्णय देते हैं। यदि कोई प्रतिनिधि सरकार या ये प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के हितों का अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसे प्रतिनिधियों को जनता समय पे चुनाव के माध्यम से बाहर कर देती है शासन से। इसे लोकप्रिय सहमति का सिद्धांत कहा जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो शासन का सिद्धांत है। शासन के सिद्धांत से तात्पर्य यह है
कि किसी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि उस व्यवस्था के जो लोग हैं वो कानूनों का पालन करें, क्योंकि अगर कानूनों का पालन नहीं होगा तो कानून और व्यवस्था बिगड़ सकती है, और अगर कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी तो ये किसी के हित में नहीं होगा। इसलिए शासन के सिद्धांत का जो तात्पर्य है, का जो अर्थ है, वो ये है कि एक बार अगर कोई निर्णय लिया जाए या कोई कानून बनाया जाए तो जितने लोग हैं, जो नागरिक हैं, उन कानूनों का पालन करें, क्योंकि उन्हीं कानूनों के पालन में उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उनके हितों को बढ़ावा दिया जा सकेगा। अब पांचवा और अंतिम जो सिद्धांत है वो उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, और उत्तरदायित्व के सिद्धांत से तात्पर्य ये होता है कि जो भी सरकार बनाएगा, जो भी अधिकारी शासन में होंगे, वो अपने सभी कार्य के लिए, अपने द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के लिए वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। उन निर्णयों का जो भी प्रभाव होगा, उन प्रभावों के लिए वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे, लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे, और वास्तव में उनकी सत्ता, उनकी पूरी शक्ति का जो आधार है, जो बेस है, वो ये है कि उस शक्ति का प्रयोग वो जनता के हितों को बढ़ावा देने के लिए करें। यदि उस शक्ति का प्रयोग वो जनता के हितों का अतिक्रमण करने के लिए करते हैं या जनता के मूल्यों और इच्छाओं के विरुद्ध करते हैं, तो उन्हें सत्ता पर काबिज रहने का या उस पद पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस रूप में उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत, संप्रभुता का लोकप्रिय सिद्धांत, प्रतिनियुक्ति का सिद्धांत, लोकप्रिय सहमति का सिद्धांत, शासन का सिद्धांत और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इन 5 सिद्धांतों पे किसी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी संरचना टिकी होती है। एडमंड बर्क ने, जो एक महान दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधि के पास या एक प्रतिनिधि को अपने निर्णयों को 4 चीजों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ये 4 चीजों से उन्हें मार्गदर्शन लेना चाहिए। पहला ये कि जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होके आए हैं, उस क्षेत्र के लोगों का विचार क्या है, उस क्षेत्र के लोगों के आदर्श, मूल्य और इच्छाएं क्या है, उसकी जानकारी हो। फिर वो जो भी निर्णय ले वो तार्किक निर्णय ले, उसके निर्णय में विवेक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। बिना रीजनिंग के, बिना तार्किकता के कोई भी निर्णय किसी प्रतिनिधि को नहीं लेना चाहिए। तीसरा, बर्ग कहते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि को अपने निर्णय हमेशा राष्ट्रीय हित के संदर्भ में या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लेने चाहिए, क्योंकि अंततः राष्ट्रीय हित को साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और फिर अंतिम, किसी भी प्रतिनिधि को निर्णय करते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए, अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करना चाहिए और उसको ये जानना चाहिए कि क्या सही, क्या गलत है। तो इन 4 चीजों के आधार पर, पहला, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विचार, उनके मूल्य, उनके आदर्श का ध्यान होना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को। हमेशा तार्किक निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रीय हित को वृद्धि करने वाले, राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने वाले निर्णय लेने चाहिए। और चौथा, ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिसमें वो उसका अपना विवेक हो, स्वविवेक से उसे निर्णय करना चाहिए, किसी के प्रभाव में आके उसे निर्णय नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके पास विवेक है और जो स्थानीय, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत अनिवार्यताओं का उत्तर आशानुरूप देगा, वही वास्तविक प्रतिनिधि हो सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि शासक जो शासन करते हैं, उनका चयन चुनाव के माध्यम से होता है, और जब नागरिक हमेशा चर्चा करने, आलोचना करने और मांग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वह हम देखते हैं कि प्रायः सरकारों को कोई बाध्य करने वाले या कानूनी रूप से बाध्य करने वाले कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। नागरिक आलोचना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कोई विमर्श खड़ा कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वो
अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार को कोई कानूनी रूप से बाध्य करने वाला निर्णय नहीं दे सकते हैं। कानूनी निर्णय लेने का अधिकार प्रतिनिधि सरकारों को ही होता है, जिस निर्णय के लिए वो जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। और इसी उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सामयिक स्तर पर, आवधिक स्तर पर चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के माध्यम से भी जो है उन प्रतिनिधियों की या प्रतिनिधि सरकारों की जवाबदेहिता तय की जाती है। विभिन्न देशों में संविधानों और सहायक विधानों को स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व के कार्यों को उजागर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें सामान्य सर्वविदित कार्य करने होते हैं, जैसे कि कानून, अध्यादेश, उपविधि का निर्माण, राजस्व में वृद्धि करने के लिए कार्य करना, बजट को प्राधिकृत करना। इस तरीके से बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो प्रतिनिधि सरकारों को करने होते हैं। तो अगर हम प्रतिनिधि सरकारों को एक उसके लक्षणों के बारे में चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि प्रतिनिधि सरकार का मतलब वो सरकार जो नागरिकों के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करे, नागरिकों के सर्वोत्तम हित को प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। और एक सरकार तभी प्रतिनिधित्व करती हुई मानी जा सकती है या लोगों का वास्तविक प्रतिनिधि हो सकती है जब इसके पास सर्वोत्तम ज्ञान उपलब्ध हो, ये लोगों की इच्छाओं और उनकी आशाओं के प्रति सुचिंतित हो, तथा अपने कार्यों के बारे में और सरकार के कार्यों के बारे में लोगों को अच्छी जानकारी हो, ताकि वो चुनाव में निर्णय लेते समय सही निर्णय ले पाए। यानी प्रत्येक मतदाता को सूचना का अधिकार होना चाहिए और सरकारों के कार्यों के बारे में उसे सूचना होनी चाहिए। सरकार, हम ये देखते हैं, सरकार वास्तुतः जो है सामूहिक हित को पाने के लिए प्रयास करती है और इसी सामूहिक हित के प्रयास में कई बार उसे कानूनों का भी निर्माण करना होता है और उनके पालन को भी सुनिश्चित करवाना होता है और इसके लिए प्रायः बल प्रयोग की भी जो है गुंजाइश हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रतिनिधिक सरकारें होती हैं मूलतः सामूहिक हित को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। अब अगर प्रतिनिधित्व के प्रकारों की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि प्रतिनिधित्व के वस्तुतः दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और किसी भी प्रतिनिधिक लोकतंत्र में, जैसा कि आप जानते हैं, कि उस पर वास्तविक प्रतिनिधि तभी हो सकता है जब वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हो, उसमें किसी भी प्रकार का लैंगिक, जाति, धर्म या अन्य किसी प्रकार का भेद ना हो, उसका जो निर्वाचक मंडल हो वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पे हो और जो भी एक निश्चित उम्र प्राप्त कर ले या जिसके अंदर एक निश्चित जो है वो प्राप्त करके चुनाव में सहभागिता कर सके, तो हम कहते हैं कि वो एक सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी प्रणाली होती है। तो जहां तक प्रतिनिधित्व के प्रकारों की बात है तो इसमें दो, मैंने कहा कि प्रकार होते हैं। एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का एक प्रकार होता है जो कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को भौगोलिक आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें कुछ निश्चित जनसंख्या होती है। उन जनसंख्या के आधार पर किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र को भौगोलिक आधारों पर विभाजित करके उस प्रत्येक क्षेत्र से जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र से मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यह व्यवस्था इस अनुमान पर आधारित होती है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का एक समान हित होता है, परंतु जनसंख्या विभिन्न समूहों और विभिन्न हितों में विभक्त होती है। इसलिए अगले प्रकार की जो आपकी प्रतिनिधित्व व्यवस्था है उसको लाना पड़ता है, उसे कहते हैं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व के दो प्रकार, पहला प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और दूसरा कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि विभिन्न व्यवसायों और कार्यों से संबंधित लोगों को इस आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की इजाजत हो कि वो जिस भी कार्य में, जिस भी व्यवसाय में लगे हैं, तो उन व्यवसाय, उस कार्य के हितों को, उस कार्य व्यवसाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए उस व्यवसायगत जो है क्षेत्र से कोई प्रतिनिधि सरकार में जाए और उनके लिए कार्य कर सके। जैसे कि जो लोग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत हैं वो औद्योगिक नीति पर अपना मत देंगे, जो किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं वो कृषिगत नीतियों पर अपना मत देंगे और अन्य नीतियों से उनसे राय नहीं ली जाएगी, जैसे अन्य क्षेत्रों के बारे में उनसे राय नहीं ली जाएगी। तो कई बार एक लोकतंत्र में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्यात्मक प्रतिनिधित्व को भी चुना जाता है, या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की बात होती है। अब प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की अगर हम बात करें
तो कुछ सिद्धांत हैं, आज हम 4 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में असली प्रतिनिधित्व कौन है। इन सिद्धांतों का इसका जो दृष्टिकोण है, इसमें बेसिकली ये एक दृष्टिकोण है कि वास्तव में असली प्रतिनिधित्वकर्ता कौन है। तो हम देखेंगे इसमें पहला जो सिद्धांत है वो हॉब्स और हैमिल्टन का है, जिसको हम प्रतिक्रियावादी सिद्धांत कहते हैं। और इसमें ये माना जाता है कि जो सत्ता है, वो सत्ता का जो प्रयोग है वो कार्यकारिणी और संसद के देखरेख में होना चाहिए और किसी को भी व्यवस्था में गतिरोध पैदा करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। और लोग इस पूरे नीति निर्माण की प्रक्रिया में लोकहित ही प्राथमिकता होगी, लोक का कल्याण ही प्राथमिकता होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो निर्णयकारी शक्ति होगी वो कार्यकारिणी, वो सरकार और संसद, मतलब सरकार के पास होगी। उसमें किसी प्रकार के विरोध की जगह कम होगी। दूसरा सिद्धांत जो एडमंड बर्क और जेम्स मेडिसन के द्वारा दिया जाता है, उसको रूढ़िवादी सिद्धांत कहते हैं। और रूढ़िवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वो लोकतंत्र की वर्तमान धारणा में विश्वास नहीं करते हैं। परंपरागत तौर पे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चली आ रही है, जिसमें कुलीनों के मध्य से जो है शासक को चुना जाता है या किसी विशेष अभिजात वर्ग से शासक को चुना जाता है, तो इसको ये बढ़ावा देते हैं। और इनका मानना है कि यह लोगों को कुलीन समूहों से अपने प्रतिनिधि चुनने की इजाजत देता है तथा निर्देशों के लिए उनकी अच्छी समझ पर निर्भर करता है। हालांकि प्रतिनिधियों द्वारा कार्य निष्पादन में असफल होने की स्थिति में उनको बदला भी जा सकता है, ऐसा मानना है रूढ़िवादी सिद्धांतकारों का। अब अगला जो सिद्धांत है वो उदारवादी सिद्धांत है। इसको जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन के विचारों में हमें देखने को मिल सकता है। और वास्तव में उदारवादी सिद्धांत को लोकतंत्र का वास्तविक भावना के रूप में स्पष्ट किया गया है। ये कहा माना जाता है कि वास्तव में उदारवादी सिद्धांत ही लोकतंत्र की असली जो है वो भावना को स्पष्ट करता है। यह सभी लोगों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करता है। यह सभी लोगों के शासन करने की समान क्षमता में विश्वास करता है। यह सिद्धांत सभी जनों की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है और अपने प्रतिनिधियों के साथ एक एजेंट जैसा व्यवहार करता है, जो अपने फैसलों को ठोस नीति में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें आम लोगों की भी बौद्धिक क्षमता का विश्वास जो है वो विश्वास किया जाता है। और ये माना जाता है कि आम लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उचित शासन कर सकते हैं। अब शासन का जो अगला सिद्धांत है या प्रतिनिधित्व का जो अगला सिद्धांत है, उसको अतिवादी सिद्धांत कहते हैं। और इसको रूसो और नव वामपंथी जो विचारक हैं वो ऐसा सिद्धांत अपनाते हैं। उनका मानना है कि जो प्रतिनिधिक सरकारें होती हैं वो प्रतिनिधियों को खारिज करते हैं। वो कहते हैं प्रतिनिधि वास्तव में असली जो है वो लोकतंत्र के स्थापित करने में जो है वो सक्षम नहीं है। इनका मानना है कि लोगों की बुद्धिमत्ता प्रतिनिधिक व्यवस्था से मंद हो जाती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही वे केवल एक सच्चे लोकतांत्रिक सरकार के रूप में मानते हैं। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का अतिवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व को ज्यादा बढ़ावा या ज्यादा महत्व नहीं देता है। रूढ़िवादी सिद्धांत कुलीनों और जनता के बीच अंतर पर अधिक बल देकर लोकतंत्र की भावना को समाप्त कर देता है, जहां वहीं प्रगतिशील सिद्धांत है और लोगों को अधिक महत्व देता है, परंतु यह प्रतिनिधित्व को ही खारिज कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व का जो उदारवादी सिद्धांत है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए वही सबसे उपयोगी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र चुनावों के बिना वो संपन्न नहीं हो सकती और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है एक सच्ची प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में। प्रतिनिधिक लोकतंत्र में आदर्श चुनाव व्यवस्था वह है जिसमें सभी नागरिकों को सामान्य मूल्य मिले और उनके मत समान हो और उन्हें मत देने का अधिकार दिया जाए। इसमें थोड़े से लोगों को छोड़कर मतदाताओं के संयुक्त समूह को मतदान करना होता है, जिसके माध्यम से ये लोग एक या एक से अधिक प्रतिनिधिक शासन निकाय के लिए चुनते हैं।
प्रतिनिधि को चुनते हैं शासन के लिए, और शासकीय निकायों में अनुमानित अनुपाती प्रतिनिधियों का चयन संयोग से होगा, जानबूझकर नहीं। चुनाव लोकतंत्र का एक साधन है, नागरिकों की पसंद को नीति निर्माताओं के व्यवहार से जोड़ने में सहायक है। यह राजनीतिक प्रतिनिधि और प्रतिनिधि लोकतंत्र के नियामक सिद्धांतों का विषय है। तो अगर हम देखें तो प्रातिनिधिक जो लोकतंत्र है वो कई अन्य सिद्धांतों पर आधारित होता है, और अगर हम इन सिद्धांतों को समझ लें तो वास्तव में प्रातिनिधिक लोकतंत्र के लक्षण को हम समझ पाएंगे, और ये देखेंगे कि किसी भी प्रातिनिधिक लोकतंत्र को अच्छे से कार्य करने के लिए किन किन जो है प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, कौन कौन सी व्यवस्थाएं उन्हें अपनानी होती हैं, जिससे एक वास्तविक लोकतांत्रिक प्रणाली को के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके, या एक जो है समुचित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। तो उसमें जो प्रमुख चीजें हैं वो क्या हैं, उनको हम देखते हैं। पहला जो है उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वहां पे जो मतदाता हों उन पे किसी भी प्रकार की कोई निर्बाध्यताएं या निर्बंधन ना लगाए जाएं, और एक विशेष उम्र हासिल कर लेने के बाद उन सबको जो है वो मतदान का अधिकार दिया जाए और सभी के मत मूल्य बराबर हों। तो हम ये कहेंगे कि ये एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत ये है कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि चुनाव गुप्त मतपत्रों के माध्यम से हो, चुनाव स्वतंत्र हो, चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव पारदर्शी हो और नियमित आधार पर इनका हो। तो ऐसी व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो ये है कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दलों की मौजूदगी हो, क्योंकि जब जितने ज्यादा राजनीतिक दल होंगे उतना ही लोगों के पास विकल्प होंगे अपने निर्णय लेने के लिए। तो प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों की मौजूदगी आवश्यक हो जाती है। फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव संबंधी कानूनों का देखरेख होना और उनका लागू किया जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की भी भूमिका प्रतिनिधिक लोकतंत्र में होती है। इसके बाद बोलने तथा संस्था बनाने की आजादी हो, उसकी स्वतंत्रता हो, उसका अधिकार हो, चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े होने की भी स्वतंत्रता हो। निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए तो ये बहुत आवश्यक है। और मतदाताओं द्वारा दिए गए मत और चुने गए प्रतिनिधियों के बीच न्यायोचित संबंध भी होना चाहिए, मतलब उसमें कोई हेरफेर ना हो, और सही निष्पक्ष राजनीतिक सूचनाओं का उपलब्ध होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि मतदाता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस पार्टी या जिस उम्मीदवार को अपना वोट करने जा रहा है वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसने क्या कार्य किए हैं और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तो ऐसे में सूचनाओं तक, खासकर राजनीतिक सूचनाओं तक मतदाता की पहुंच बहुत आवश्यक होता है किसी प्रतिनिधिक लोकतंत्र के लिए। तो जैसा कि हम देखते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव के प्रावधान से यह निश्चित होता है कि सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग शासित लोगों की इच्छा के अनुरूप करेगी कि नहीं करेगी। चुनाव जितना ही निष्पक्ष होगा, लोगों की शक्ति उतनी ही प्रभावी होगी और लोगों का नियंत्रण सरकार पर उतना ही अधिक होगा। इसका अर्थ यह है कि चुनाव सरकार की प्राधिकारिता को विसम्मत बनाने का कार्य करती है। यह भी सही बात है कि चुनाव के माध्यम से वास्तव में सरकार की जो शक्ति है उसको वैधता हासिल होती है, लोगों का विश्वास हासिल होता है और लोगों के हितों के अनुरूप वो कार्य करने में उनको एक समर्थन मिलता है। तो वास्तविक चुनाव की परीक्षा यह है कि क्या मतदाताओं के समक्ष उनकी इच्छा अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए समुचित विकल्प मौजूद हैं या नहीं है। गुप्त मतपत्र लोकतंत्र के चुनाव में विशेष महत्व रखते हैं और निर्वाचन व्यवस्था में जो है कोई मजबूती प्रदान करते हैं।
अब अगर देखा जाए तो निर्वाचन व्यवस्था के लिए निम्नलिखित पद्धतियों का होना आवश्यक है। उसमें पहला जो है कि मतदाता को अपने पसंदीदा उम्मीदवार राजनीतिक पार्टी का चुनाव करना होता है। एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसको हर मतदाता को करना होता है। दूसरा, उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्राप्त मतों और सीटों और पदों को आवंटित किया जाता है। ये भी एक चुनावी व्यवस्था का एक प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। अब व्यापक रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचन व्यवस्था के 3 प्रकारों की पहचान की गई है, जिनकी चर्चा हम अभी करेंगे। उसमें पहला जो प्रकार है वो बाहुल्यवादी व्यवस्था है या प्लूरल सिस्टम है, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है वही विजेता घोषित होता है। तो ये एक जो है निर्वाचन की एक प्रक्रिया होती है। इसमें पूर्ण बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जितने भी वैध मत पड़े हैं उनमें जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर लेता है वो जो है विजयी घोषित होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होंगे उसे निर्वाचित कर दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाए, यानी कुल वैध मतों का 50% या उससे अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन हाउस ऑफ पीपुल्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अपनाई जाती है। हालांकि सरल बहुमत की व्यवस्था निष्पक्ष दिखाई नहीं देती, क्योंकि अल्पसंख्यक उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हार सकते हैं। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों को मिले मत उनके द्वारा जीती हुई सीटों के अनुरूप नहीं होते हैं। इस व्यवस्था के समर्थक कहते हैं कि यह 2 दल व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे शासक तथा विरोधी पार्टी में संतुलन बना रहता है। यह बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के लिए संवेदनशील बनाता है, अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकता है तथा अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो ये बहुल्यवादी व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण लक्षण रहे हैं। अब अगला जो सिस्टम है, अगली जो निर्वाचन प्रणाली है, उसको बहुसंख्यकवादी व्यवस्था कहते हैं। और बहुसंख्यकवादी व्यवस्था की जो सबसे मूल बात यह है कि इसमें विजयी होने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब इसमें भी 2 प्रकार की जो है प्रणाली या 2 प्रकार की मत व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहली जो मत व्यवस्था है उसको वैकल्पिक मत व्यवस्था कहते हैं। इसमें मतदाता अपना मत देते समय अपने जो उम्मीदवार हैं उनको अपने प्राथमिकता तय करता है, उनको 1, 2, 3 प्राथमिकता के आधार पर अपने मत देता है। और यदि प्रथम पसंद के मतों के आधार पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम पसंद के मत मिले हैं उनको खारिज कर दिया जाता है। वोट की अगली पसंद को उन उम्मीदवारों की प्रथम पसंद में जोड़ दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई पूर्ण जो है बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता। और दूसरी व्यवस्था है द्वितीय मत पत्र की। मतदाता एक ही उम्मीदवार को अपना मत देता है, लेकिन अंत में जो है पुनः दूसरे मतपत्र के आधार पर उम्मीदवारों की जीत का निर्णय किया जाता है। तो ये बहुसंख्यकवादी व्यवस्था है। इसका मानना यह है कि किसी भी निर्वाचन प्रणाली में पूर्ण बहुमत का पाया जाना बहुत आवश्यक है। दूसरी जो निर्वाचन व्यवस्था है या अंतिम जो तीसरी निर्वाचन व्यवस्था है उसको समानुपातिक व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था में लोगों की संख्या के आधार पर, लोगों के उनके पहचान के आधार पर जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं उनको एक चुनाव का या उनके अनुपात में अपने प्रतिनिधि चुनने का एक अधिकार मिल जाता है। एक संभावना होती है प्रत्येक यहाँ पे सभी जितने अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हैं सबको अपने निर्वाचन अपनी संख्या के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनने का एक मौका मिलता है। और इस व्यवस्था को संसदीय क्षेत्रों में बहुसदस्यों के चुनाव में अपनाया जाता है ताकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व हो सके। यह जटिल व्यवस्था है जैसा कि आप सभी जानते हैं और इसमें कई पद्धतियां हैं। इसमें एक जो पहली पद्धति है वो सूची व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत मतपत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की एक सूची लगी होती है और मतदाता को अपनी इच्छा अनुसार एक सूची चुननी होती है। विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रति सूची सीटों की गणना होती है। सूची व्यवस्था को जर्मनी, इटली चैम्बर ऑफ डिप्टीज, द कनेसेट ऑफ इजराइल, द स्विस नेशनल काउंसिल और लेजिस्लेचर ऑफ फिनलैंड के राष्ट्रीय चुनाव में प्रयोग किया जाता है सूची सिस्टम में। तो इसमें एक सूची होती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा
जो है उसमें विभिन्न उम्मीदवारों की एक सूची होती है, उसमें किसी भी एक पार्टी को एक व्यक्ति चुनाव देके उस सूची के सभी उम्मीदवारों को चुना जा सकता है। अगला जो है वो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति है, जिसका प्रयोग आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भी किया जाता है। और इसमें प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए कोटा स्थापित किया जाता है, जो प्रायः कुल वैध मतों की संख्या को कुल सीटों +1 से विभाजित किया जाता है और फिर इसमें एक और मत को जोड़ दिया जाता है। एक उम्मीदवार जो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर निर्वाचन कोटा या इससे अधिक मत प्राप्त करता है उसको विजयी घोषित किया जाता है, और जो अतिरिक्त मत होंगे वे उन उम्मीदवारों को पुनः वितरित कर दिए जाते हैं जिनको इन मतदाताओं ने अपनी अगली पसंद बनाया था। जिस उम्मीदवार को सबसे कम प्रथम पसंद के मत मिलते हैं उसे खारिज कर दिया जाता है और उसके मतदाताओं को अगली पसंद को उन उम्मीदवारों की प्रथम पसंद से जोड़ दिया जाता है। पुनर्वितरण की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहती है जब तक कि उतने उम्मीदवार निर्वाचन कोटा को प्राप्त नहीं कर लेते हैं जितनी सीटें उपलब्ध हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निर्वाचन की विभिन्न जो है प्रणाली हमें जो है देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रणालियों का उद्देश्य होता है कि एक वास्तविक प्रतिनिधि को चुना जा सके या समाज के सारे हितों का प्रतिनिधित्व किया जा सके और एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जाए जो समावेशी हो, जो सबके हितों को बढ़ावा देने वाली हो, जो सबके हितों के प्रति संवेदनशील हो, सबको साथ लेके चले और सरकार में जनता के विश्वास को बहाल करे। तो जितने भी निर्वाचन प्रणाली हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि किस तरीके से एक सक्षम प्रतिनिधि को चुना जाए। और सक्षम प्रतिनिधि से तात्पर्य यह है कि वो प्रतिनिधि लोगों के आदर्शों, मूल्यों, उनके हितों, उनकी इच्छाओं के अनुरूप शासन कर सके। समाज का कोई भी हिस्सा, समाज का कोई भी तबका शासन के लाभों से वंचित ना हो और सभी तबकों को के हितों को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है हमें प्रतिनिधिक लोकतंत्र की एक ये लक्षण है जिसको हम देखते हैं, या निर्वाचन प्रणालियों के माध्यम से हम उचित प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयास करते हैं। अब जो अगला तत्व है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है उत्तरदायित्व। और उत्तरदायित्व ही वास्तव में किसी लोकतंत्र का जो है वो आधार होता है। बिना उत्तरदायी सरकार के, बिना जवाबदेह सरकार के हम वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते या वास्तविक लोकतंत्र की जो है के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अब उत्तरदायित्व से तात्पर्य क्या है? तो उत्तरदायित्व से तात्पर्य यह है कि शासन व्यवस्था में कोई अगर सरकार अपने जो भी निर्णय ले, जो भी कानून बनाए, जो भी कार्य करे, उन सब के प्रति वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और सरकार में केवल शासन ही नहीं, वे लोग ही नहीं जो केवल जनता के द्वारा चुने गए हैं, बल्कि वो अधिकारी भी जो नियुक्त हुए हैं या जिनको योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है, वे भी जनता के प्रति उतने ही जवाबदेह होते हैं जितने कोई चुने गए अधिकारी। तो इस रूप में हम देखते हैं कि वास्तव में चाहे कोई अधिकारी योग्यता के आधार पर चुना गया हो, कोई पद प्राप्त करे, या लोगों के द्वारा किसी निर्वाचन व्यवस्था के माध्यम से चुना गया कोई प्रतिनिधि हो, दोनों अपने कार्य के लिए, अपने निर्णयों के लिए, अपने द्वारा बनाए गए कानूनों या लागू किए गए कानूनों के लिए जिम्मेदार होता है, जवाबदेह होता है। जनता उन कार्यों, उन कानूनों के प्रभावों, उनके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के लिए प्रतिनिधि को या संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहरा सकती है।
तो एक लोकतांत्रिक सरकार की तभी हो सकती है, एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना तभी हो सकती है जब जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हों, या जो अधिकारी हैं वो जनता के प्रति संवेदनशील हों। अब इस लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को अनेक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, या इनके इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जिसमें नागरिक, राजनीतिक पार्टियों, संसद तथा अन्य लोकतांत्रिक अभिकर्ता अपनी प्रतिक्रिया, इनाम या प्रतिबंध उन अधिकारियों को दे सकते हैं जो लोकनीति का निर्माण करते हैं, इसे लागू करते हैं। लोकतंत्र की अनेक परिभाषाएं, निहितार्थ और परिणाम हैं, परंतु उत्तरदायित्व सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित होता है लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी से, राजनीतिक समानता से, नागरिक चेतना से, नागरिकों के आत्मज्ञान से, प्राधिकारियों की ओर से अच्छा व्यवहार किए जाने से, वैयक्तिक राजनीतिक क्षमता से भी तय होता है उत्तरदायित्व। संवैधानिक मानकों या संवैधानिक मूल्यों के स्थापना और उनके सम्मान से, मानव अधिकारों के संरक्षण के माध्यम से, लोक मत के लिए उत्तरदायित्व से, फिर सामाजिक और आर्थिक समता और स्वतंत्रता स्थापित करने से भी किसी समाज में उत्तरदायित्व को स्थापित या उत्तरदायित्व की चेतना को, उत्तरदायित्व के मूल्य को, उसके सिद्धांत को स्थापित किया जा सकता है। अब उत्तरदायित्व को परिभाषित करने के लिए या उसकी और व्याख्या करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जनता, जिसके पास अंतिम शक्ति है निर्णय लेने की, जो संप्रभुता का स्रोत है, जो शक्ति का स्रोत है, वो शक्ति जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधियों को दिया जाता है, जिसमें प्रतिनिधि उस शक्ति का प्रयोग करके कानून बनाते हैं, कानून का पालन करवाते हैं। तो वास्तव में इस शक्ति के साथ जनता केवल शक्ति नहीं देती है, केवल शक्ति का हस्तांतरण नहीं होता है, बल्कि शक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लोगों के प्रतिनिधियों को दी जाती हैं, और उस शक्ति का प्रयोग वो प्रतिनिधि तब तक ही कर सकता है जब तक वो अपने जिम्मेदारियों का, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से करे। अगर वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है और केवल शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसे में लोकतंत्र तानाशाही की ओर बढ़ सकता है, लोकतंत्र एक कुलीन तंत्र या अवजात तंत्र की ओर बढ़ सकता है, और ये लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक कुठाराघात होगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो वो अपनी शक्ति का प्रयोग लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए करे, क्योंकि उसकी पद की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है, उसके पद की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि वो लोगों के हितों को बढ़ावा देने में कितना सक्षम है। अब अगर उत्तरदायित्व के और अर्थ की बात करें तो उत्तरदायित्व में नागरिक और शासकों के बीच जिम्मेदारियों तथा संभावित अनुदानों के परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया शामिल होती है, और इन जिम्मेदारियों के आदान प्रदान के क्रम में हम देखते हैं कि यदि नागरिकों की जिम्मेदारी कानूनों का पालन करना और टैक्स देने से निर्धारित होती है या के रूप में स्थापित होती है, तो वहीं शासक की जिम्मेदारी कल्याण करने से और संरचनात्मक व्यवस्था को बनाने से लोगों के विकास के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ सुनिश्चित होती है। द्वितीय, उत्तरदायित्व की जो विषय वस्तु होती है वो बिल्कुल भिन्न भी हो सकती है। इसमें नैतिक व्यवहार, वित्तीय सत्यनिष्ठा, सामाजिक सम्मान,
लैंगिक संबंध, कार्यात्मक परस्पर निर्भरता, पारिवारिक बाध्यताएं, देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य आदि इसमें शामिल होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषकर राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सत्यनिष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। जब तक लोग अधिकारियों में सत्यनिष्ठा नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक उत्तरदायित्व को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो एक प्रतिनिधित्व या प्रातिनिधिक लोकतांत्रिक सरकार में उत्तरदायित्व की स्थापना उसकी सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमें एक ऐसे तंत्र की स्थापना करने की आवश्यकता होती है जो लोक अधिकारियों की या राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित कर सके, चाहे वो संसद के माध्यम से, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से, या प्रश्न पूछने से, सूचना का अधिकार लेने से। तमाम ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से कोई संसद, राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति लोक अधिकारियों के या राजनीतिक प्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करे या उसके लिए कार्य करे। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें लोक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो तंत्र हैं वो कितने प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। और ये उत्तरदायित्व वित्तीय जवाबदेही से लेके कानूनों के निर्माण और उसके लागू किए जाने पर भी जो है निर्भर करता है, और उन कानूनों के सकारात्मक प्रभाव जो जनता के हितों को बढ़ावा देने वाले हैं उनके उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर सारांश के तौर पर देखें तो आज हमने लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व की चर्चा की और ये देखा कि उदारवादी प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो वास्तव में लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने में ज़्यादा सक्षम है। और इन प्रतिनिधिक या प्रतिनिधित्ववादी लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना में विभिन्न निर्वाचन प्रणाली कार्य कर सकते हैं। हम अपनी सुविधा और प्राथमिकता के आधार पर इन निर्वाचन प्रणालियों का और पद की गरिमा और पद के कार्य के आधार पर इन निर्वाचन प्रणालियों का चुनाव करते हैं और अपने यहाँ वो किसी भी देश के द्वारा वो अपनाया जाता है। तो आज जो हमने चर्चा की वो लोकतंत्र की चर्चा की, प्रतिनिधित्व की चर्चा की, प्रतिनिधित्व को पाने के लिए जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसकी चर्चा की, और हमने देखा कि कैसे एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र की को उसके सही रूप में स्थापित करने के लिए, समुचित कार्य करने के लिए उत्तरदायित्व का एक पूरा तंत्र, उत्तरदायित्व का एक पूरा व्यवस्था होना कितना आवश्यक है। तो आशा है कि ये पाठ चर्चा आपको समझ में आई होगी और इससे आप अपने ज्ञान के अभिवर्धन में सफल हुए होंगे। इस पूरी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप दिए गए संदर्भों में का और अध्ययन कर सकते हैं और इस पे अपने विचार को और स्पष्टता से और सही से विकसित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।